Hello friends, I hope you all are doing well and studying well, and I'm Mr. Fine. So welcome back to the new video which is on Uniform Civil Code. So आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ेंगे एंड क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, काफ़ी डिबेटेबल एंड पॉलिटिकली इन्फ्लेम्ड टॉपिक है ये एंड हर साल इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे. इट कैन बी आज इन प्रीलिम्स, इट कैन बी आज इन मेंस एंड इट कैन बी आज इन इंटरव्यू एज वेल. ठीक है, एंड हमेशा डिबेट में बना रहता है ये. ठीक है, तो ऐसे में ऐसा ज़रूरी हो जाता है कि हमें इस टॉपिक के बारे में जानकारी हो कि कौन कौन से पर्सनल लॉज में ऐसे कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिन पे डिबेट होती है और जिनकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जाती है. ऐसे कौन से कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं हमारे पर्सनल लॉज में जिनकी वजह से ये मुद्दा उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. ठीक है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसिडरिंग एनी एग्जाम जिसमें रिटन क्वेश्चंस, जिसमें हमें रिटन एग्जाम हो, क्वेश्चंस लिखने पड़ते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड बीजेपी का ये वन ऑफ द पोल प्रॉमिस भी है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को. सो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वन दैट वुड प्रोवाइड फॉर वन पर्सनल सिविल लॉ फॉर द एंटायर कंट्री. तो देखो, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं. कोई हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है, कोई सिखिज्म को, कोई बुद्धिज्म को, कोई जैनिज्म को, कोई ज्यू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है. ठीक है, तो ये अलग अलग रिलीजन्स के लोग अपने पर्सनल जो स्फेयर है जैसे कि मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इनमें अपने पर्सनल लॉज को फॉलो करते हैं. एंड इनफैक्ट एक जो सारे हिंदूज है वो एक होमोजीनस हिंदू लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. अलग अलग लॉ, हिंदूज में भी जो लॉ है वो होमोजीनस नहीं है. ठीक है, वो जगह के साथ में कस्टम्स के हिसाब से वो लॉ भी चेंज होती रहती है. ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या किया जाएगा बेसिकली कि सब रिलीजन्स के लिए कि जो इंडियन सिटीजन्स है, जो इंडिया की टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं, उनके पर्सनल मैटर्स में अडॉप्शन, इनहेरिटेंस और डाइवोर्स, इन पर्सनल मैटर्स में एक यूनिफॉर्म लॉ लेके आना. ठीक है, जो सभी लोगों पे अप्लाई हो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. ठीक है, so this would be applicable to all religious communities in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption, etc. ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इसका मेंशन है, तो आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 44 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो उसमें इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन है. तो देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो उस टाइम पे कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जो उस टाइम पे ला नहीं सकते थे बिकॉज उस टाइम पे इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी. उस टाइम पे 2 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ समथिंग इकोनॉमी थी. आज की अगर बात करें तो 3 लाख करोड़ तो एमजी नरेगा का बजट ही है. ठीक है, तो इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं थी और जो लिटरेसी रेट था वो भी 16 to 17% था. ठीक है, तो मतलब 100 में से सिर्फ 16 या 17% लोग एजुकेटेड थे और जो मेन जो मास था वो तो एजुकेटेड था ही नहीं. ठीक है, तो उस टाइम पे एजुकेशन और चीजें इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि ऐसा कोई रिफॉर्म लेके आया जा सके. ठीक है, उस टाइम पे इतनी एजुकेशन नहीं थी कि लोगों को समझाया जा सके ये चीज. तो ऐसी जो भी चीजें ऐसी थी जो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं ला सकती थी रिफॉर्म्स, तो वो चीजें उन्होंने डीपीएसपी में लिख दी. डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अब गवर्नमेंट के लिए एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स का काम करती है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन के दौरान इन प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन करेगी और इनको टाइम के हिसाब से इनको लाने की कोशिश करेगी. तो इसी तरीके से आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी में, आर्टिकल 44 इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन है. ठीक है, तो नाउ मूविंग अहेड, तो पर्सनल लॉज आर प्लेस्ड इन एंट्री 5 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट. सो वी ऑल नो कि 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक होंगे जिनमें वो मैटर्स होंगे जिन पे लॉ है वो स्टेट बना सकती है.
ठीक है। और सेंट्रल लिस्ट में वो टॉपिक होंगे जिनमें जो लेजिस्लेटिव पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से टॉपिक्स होंगे, वो मैटर होंगे जिनपे जो लेजिस्लेटिव एक्शन है वो दोनों स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट दोनों के पास लेजिस्लेटिव पावर्स होगी, यानी कि लॉ मेकिंग पावर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट दोनों के पास होगी, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, ऑल हिंदूज आर नॉट गवर्न बाय अ होमोजीनियस पर्सनल लॉ। वी ऑल नो कि हिंदूज में भी जो लॉ है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। हिंदूज भी सारे सेम लॉ फॉलो नहीं करते। वाइल मैरिज अमंगस्ट क्लोज रिलेटिव्स आर प्रोहिबिटेड बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दे आर कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में जो भी लोग रहते हैं वो जानते हैं कि हमारे इधर नॉर्थ में मतलब क्लोज रिलेटिव्स में शादी नहीं होती है, ठीक है। बहुत दूर दूर देखते हैं, इनफैक्ट गोत्र भी मिलाया जाता है कि आपकी मदर का, आपकी दादी का, आपकी नानी का, इन सब का गोत्र भी मतलब जो दूसरी पार्टी है उनके गोत्र से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्लोज रिलेटिव्स में शादी नहीं होती है। इनफैक्ट क्लोज रिलेटिव्स में क्या, अगर कोई दूसरे गांव में भी है गोत्र सेम है तो वहां पे भी बहुत सारे कम्युनिटीज में, कास्ट में से शादी नहीं होती है। जबकि आपने साउथ में देखा होगा कि लड़की की शादी उसके मामा के लड़के से करवाई दी जाती है। आपने अगर कभी साउथ इंडिया के किसी मूवी में से देखा होगा, ठीक है। तो जब उसका मामा का लड़का फॉरेन से आने वाला होता है और उसके मतलब और हीरो कोई दूसरा होता है, उसका मामा का लड़का फॉरेन से आता है जिसको भोंदू सा प्रिटेंड किया जाता है। तो इफ यू हैव एवर सीन, तो साउथ में तो साउथ में जो हिंदूज होते हैं वहां तो क्लोज रिलेटिव्स में शादी को ऑस्पिशियस माना जाता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में क्लोज रिलेटिव्स में शादी नहीं होती। तो मतलब हिंदू रिलीजन में भी होमोजीनस एलिमेंट नहीं है, काफी प्लुरलिटी है, ठीक है। और देयर इज स्टिल नो यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ और द शरीयत एक्ट 1937। तो जो शरीयत एक्ट 1937 है दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड मुस्लिम्स कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय कस्टमरी लॉ विच इज एट वेरियंस विद द मुस्लिम पर्सनल लॉ इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो मुस्लिम्स में भी ये प्लुरलिटी है, ये बनी हुई है, ठीक है। और गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करा हुआ है। इट इज इन फंक्शनिंग स्टेट, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट इन 2019 हेल्ड गोवा एज अ शाइनिंग एग्जाम्पल। गोवा हैज अ फंक्शनिंग यूसीसी, ठीक है। सो हिंदू मैरिज एक्ट में एक सपिंदा का कॉन्सेप्ट है। सपिंदा का मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ सेम बॉडी, पार्टिकल्स ऑफ सेम बॉडी। तो हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में प्रोवाइड द एक्सटेंट ऑफ सपिंदा रिलेशनशिप, ठीक है। सपिंदा का मतलब है कि एक ही बॉडी के पार्टिकल्स। इसमें ऐसा जो अगर हम विद इन द सपिंदा मैरिज करते हैं, ठीक है, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मतलब उसको प्रोहिबिट करता है, ठीक है। जिसमें मतलब ये इसका रेंज बताता है कि फादर वाली साइड में, पैटर्नल वाली साइड में हम 5 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी फादर वाली साइड में हम 5 जनरेशन तक हमारा सपिंदा रहता है, मतलब हम एक ही बॉडी के पार्टिकल्स रहते हैं। और मदर वाली साइड में 3 जनरेशन तक, ठीक है, मतलब हम एक बॉडी के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में ये सपिंदा की जो लिमिट है वो दी गई है। आई डोंट नो मैं हिंदी में, क्योंकि आई डोंट हैव वर्ड्स इन हिंदी की इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ इस चीज को। ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा सपिंदा की लिमिट दी गई है कि इस लिमिट तक हम मतलब पैटर्नल साइड में 5 जनरेशन तक और मदर वाली मैटर्नल साइड में 3 जनरेशन तक हम मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, नाउ मूविंग अहेड, तो हम इसमें ऊपर से एक बार जो भी पर्सनल लॉज है उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो हिंदूज में अगर बात करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो हिंदूज में ये 4 लॉज है जो बेसिकली हिंदूज में अप्लाई होती है, लेकिन ये भी थ्रू आउट द कंट्री होमोजीनस नहीं है। इसमें से कुछ लॉज है जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स में एप्लीकेबल नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एंड हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो वो कौन कौन से लॉज को फॉलो करते हैं। एक तो शरीयत एक्ट 1937 को, कुरान को, सुन्ना और हदीस। सुन्ना मीन्स ट्रेडिशन ऑफ द प्रोफेट, वट एवर प्रोफेट जो भी मोहम्मद साहब कह के गए हैं या उन्होंने जो किया है उनको उन चीजों को लिखा है इन्होंने सुन्ना और हदीस में, ठीक है। तो उनके बेसिस पे, और इजमा एंड कियास, ठीक है। तो ऐसे जो मुस्लिम्स हैं उनके भी जो पर्सनल लॉज है ये इन सब ये जो 4-5 चीजें हैं। शरीयत एक्ट है,
इनसे इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। उसी तरीके से जो हिंदूज की जो पर्सनल लॉज है वो इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। तो मुस्लिम कम्युनिटीज में आपने सुना ही होगा, एक तो तलाक होता है जो ट्रिपल तलाक, तो आपने सबने सुना ही होगा कि अगर कोई भी मैन है, अगर दो मेल विटनेस के सामने, अगर मेल विटनेस के सामने अगर 3 बार तलाक बोल देता है तो वो तलाक हो जाता है, ठीक है, उसको तलाक माना जाता है, ठीक है। एक मुबारक टाइप का डाइवोर्स होता है जो म्यूचुअल कंसेंट से होता है, और खुला जो होता है, खुला बेसिकली वुमेन लेती है, ठीक है। तो उसमें भी, खुला में भी पहले जो वुमेन है वो मेल से परमिशन लेती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप ऑफ डाइवोर्स होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। सो ये मैं वैसे ही बता रही हूँ टू बिल्ड अप द बेस, ठीक है, कि कभी भी आप कहीं पे भी डिबेट करो तो यू शुड हैव आइडिया कि क्या क्या पर्सनल लॉज है, कौन कौन से हम एक्ट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आप इस चीज पे गौर करिए, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, इट अप्लाई टू हिंदूज, ऑल्सो टू बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स एंड ऑल्सो दोज हु आर नॉट मुस्लिम्स, Christians, Parsis or Jews by religion. So act does not apply to member of an ST unless directed by central government to do so. ठीक है, तो ये जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है ये शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST को अप्लाई नहीं होता अनटिल एंड अनलेस की सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करने को कहे, ठीक है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डाइवोर्स किन किन बेसिस पे हम डाइवोर्स ले सकते हैं, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में वो सब पैरामीटर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम एक केस डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। वो है सत्य प्रकाश मीना वर्सेस अलका मीना के 2021 का केस है ये। तो इसमें क्या हुआ, जो सत्य प्रकाश मीना है वो अपनी वाइफ अलका मीना से डिवोर्स लेना चाहते थे और वो ट्रायल कोर्ट में जाते हैं और डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर मिस्टर सत्य प्रकाश मीना, द मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड इन जयपुर राजस्थान एज पर हिंदू राइट्स एंड कस्टम्स, ठीक है। तो सत्य प्रकाश मीना का कहना था कि उनकी जो शादी है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो मीना है वो ST कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब है राजस्थान के, ठीक है। तो इनका कहना था सत्य प्रकाश मीना का कि इनकी जो शादी थी वो जयपुर राजस्थान में हुई एज पर हिंदू राइट्स एंड कस्टम, मतलब हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से इनकी जो शादी है वो हुई थी, ठीक है। एंड इन्होंने पिटीशन फाइल करी थी अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। एंड इनकी वाइफ का क्या कहना था कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है वो डू नॉट अप्लाई टू द पार्टीज कंसर्न्ड एज दे आर मेंबर्स ऑफ नोटिफाइड ST इन राजस्थान, ठीक है। तो उनकी वाइफ जो अलका मीना था उन्होंने उनका ये कहना था, और ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो इनका ये कहना था कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो ST को एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ये केस है, इसमें क्या है, जिसे कहते हैं कि, तो ये केस था। तो सत्य प्रकाश मीना का कहना था कि वो डाइवोर्स लेना चाहते थे सेक्शन 13 ऑफ HMH हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, और उनकी वाइफ का कहना था कि ये जो एक्ट है ये ST को अप्लाई नहीं होता, मतलब ST पे एप्लीकेबल नहीं है। तो लिटरल सेंस पे हम जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट ST पे एप्लीकेबल नहीं है, हमने भी देखा, ठीक है। बट अगर हम इस पे वैसे देखें तो जो मीना कम्युनिटी है वो जो शादी हो रही है दे आर हिंदू, ठीक है, और जो शादी होती है ये मतलब हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से होती है, ठीक है। तो अगर डिवोर्स वो ऐसे नहीं ले सकते तो बेसिकली क्या होता है, अगर डिवोर्स लेता है तो वो खाप पंचायत, जैसे आपने सुना होगा, तो ऐसे पंचायत बैठती है, वहां पे जो पंच लोग होते हैं गांव के वो बैठते हैं, तो उस हिसाब से मतलब डिवोर्स दिया जाता है, वो भी बहुत रेयर चांसेस में, इतना जल्दी से कोई डिवोर्स लेता नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीजें है, ये जो प्रोसीजर है, ये पंचायत वाला होता है, ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जब अगर वुमेन का केस हो तो, ठीक है। तो इसमें भी ये केस में भी ये मतलब UCC की नीड है, ठीक है, कि अगर क्योंकि अब वो ST वाले तो कोई मतलब अपने रीति रिवाज लगा नहीं रहे, सारी चीजें हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से हो रही है। भाई हिंदू रीति रिवाज में शादी की 3 कंडीशन होती है कि सतपड़ी होता है, अग्नि के सामने हम फेरे लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर शादी हो रही है तो वो हिंदी रीति रिवाजों के साथ भी हो रही है, तो फिर उनपे हिंदू मैरिज एक्ट क्यों नहीं एप्लीकेबल होता, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो इस केस से निकल के आता है। दूसरा केस है जो कि लैंडमार्क जजमेंट है
ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने इसके केस के बारे में ना सुना हो। दैट इज शाहबानो केस 1985 और मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस, ठीक है, 1985 का। तो इसमें क्या होता है, जो शाहबानो बेगम थी उनकी शादी होती है, उनके 5 बच्चे होते हैं और उसके बाद में उनके जो हस्बैंड है वो, उनके 5 बच्चे हो जाते हैं और उनके जो हस्बैंड है जब वो 62 ईयर्स की थी तो उनके हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं जो मोहम्मद अहमद खान है। एंड वो उस टाइम पे काफी रिनोन्ड लॉयर थे, वकील थे उस टाइम पे वो, तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं और उसके बाद में जो शाहबानो बेगम थे उनको वो अपने घर से निकाल देते हैं, डिसोन कर देते हैं उनके 5 बच्चों के साथ में, ठीक है। तो वो इनिशियल 5 ईयर्स के लिए मतलब उनको 200 रुपये महीना देते हैं फॉर मेंटेनेंस, लेकिन उसके बाद में वो उनको देना बंद कर देते हैं। 1975 में वो उनको देना बंद कर देते हैं। तो जो शाहबानो बेगम थी वो उनके खिलाफ एक पिटीशन फाइल करती है और सेक्शन 125 ऑफ CRPC 1973 में जो आया था उसके तहत उनके खिलाफ एक याचिका दायर करती है। तो जिससे 1978 में जो अहमद खान है वो उनको ट्रिपल तलाक, जो कि मुस्लिम्स में होता है, वो देकर शाहबानो बेगम को ट्रिपल तलाक दे देते हैं। उसके बाद में जो शाहबानो बेगम है वो ट्रायल कोर्ट में जाती है, तो वहां पे उनको शाहबानो बेगम अहमद खान को शाहबानो को 25 रुपए मेंटेनेंस देने को कहा जाता है, ठीक है। अगर हम 1978 की बात करें तो उस टाइम पे 25 रुपए की वैल्यू होगी, बट इतनी भी नहीं होगी कि कोई जो औरत है जो खुद कुछ नहीं करती है, 62 ईयर्स की है, वो अपने 5 बच्चों को पाल सके, ठीक है। तो इतनी वो नहीं थी, वो सफिशिएंट नहीं थी। तो फिर वो शाहबानो बेगम हाई कोर्ट में जाती है, तो हाई कोर्ट उनको 179 रुपीज मेंटेनेंस देने के लिए बोलता है अहमद खान को। फिर अहमद खान सुप्रीम कोर्ट में अहमद खान सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं कि इस्लाम में क्या होता है कि अगर आप अपनी डिवोर्स मतलब तलाकशुदा वाइफ से किसी भी तरह का लिंक रखने की या किसी भी तरह का जैसे लिंक रखने की कोशिश करते हैं तो वो हराम माना जाता है, तो वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे सकते। उनका ये कहना था कि इस्लाम में ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो in Supreme Court, Ahmad Khan filed a petition and he argumented that after the divorce, he cannot keep any form of alliance or connection with his divorced wife because it is not allowed by Islamic law or Islam and is haram, and hence he is not legally responsible to maintain her wife. But Supreme Court का judgment इसमें हम बात करें तो उन्होंने जो अहमद खान की जो प्ली थी उसको वो बर्खास्त करते हैं एंड उन जो हाई कोर्ट ने जो कि 179 रुपीज देने की जो बात कही थी उसको वैलिडेट करते हैं और ऐसा अहमद खान को करने को बोलते हैं। तो इसके बाद में मुस्लिम सम सेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स उनको तो वो तो थ्रेटन हो गए कि ये तो जैसे कि आपको पता ही है बात कुछ और होती है। अब इस केस में अगर हम देखें तो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है और इस केस को अगर हम अच्छे से पढ़े तो उसको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है ए सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो तो मुद्दा उठाएंगे ही। तो ए सेक्शन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी फेल्ट थ्रेटन्ड बाय व्हाट दे परसीव्ड एज एन एनक्रोचमेंट ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ and in 1973 organization All India Muslim Personal Law Board which was उसको सेटअप करा गया मुस्लिम पर्सनल लॉ को बचाव के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो केस है जो लैंडमार्क जजमेंट था वो था सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995। तो इसमें क्या होता है, कल्याणी नाम के एनजीओ होता है, उसकी जो हेड थी उनका नाम सरला मुदगल था। तो ये कल्याणी जो एनजीओ है ये बेसिकली वुमेन के लिए काम करता था, जो डिस्ट्रेस्ड वुमेन होती है जिनके खिलाफ जो भी वुमेन के खिलाफ जो भी सोसाइटी में अगर कुछ गलत होता है तो वुमेन की सेफ्टी के लिए ये एनजीओ काम करता था, ठीक है। तो इस सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2 पेटिशनर था। फर्स्ट तो सरला मुदगल थी और दूसरी थी मीना माथुर। तो मीना माथुर थी, उन्होंने जितेंद्र माथुर से शादी करी थी एंड उसके बाद में शादी के बाद में क्या होता है, जो जितेंद्र माथुर है वो बिना मीना माथुर को डाइवोर्स दिए इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं, इस्लाम में कन्वर्ट होके एक दूसरी लेडी से शादी कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गीता रानी एंड प्रदीप कुमार के केस में भी ऐसा ही होता है, जिसमें प्रदीप कुमार बिना गीता रानी को डिवोर्स दिए मुस्लिम मतलब रिलीजन में कन्वर्ट होते हैं, शादी कर लेते हैं। उसी तरीके से सुष्मिता घोष और जीसी घोष में भी, जो जीसी घोष है वो मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट होके और शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो मीना माथुर का ये कहना था कि अब जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप अपनी फर्स्ट मैरिज को बिना डिसॉल्व किए, फर्स्ट वाइफ को बिना डाइवोर्स दिए अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं तो आपकी सेकंड मैरिज को कोई भी मतलब मान्यता नहीं मिलेगी, उसको लीगल नहीं माना जाएगा। ये तो हमने सबने देखा, सीरियल्स तो हमने सबने देखे एकता कपूर के, तो उसमें तो ये चीज बहुत ही अच्छे से दिखाई जाती है, बच्चा जानता होगा ये चीज तो, ठीक है। तो
Supreme Court held that first marriage would have to be dissolved under the Hindu Marriage Act 1955. Man first marriage would therefore still be valid, and second marriage would, without the dissolution of first marriage, would be illegal under section 494 of the IPC. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि आप अपनी पहली मैरिज को बिना डिसॉल्व करे दूसरी शादी नहीं कर सकते हिंदू मैरिज एक्ट में, बशर्ते आप अपना रिलीजन चेंज कर ले, लेकिन फर्स्ट शादी आपको डिसॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ जो धाराएं हैं आईपीसी की, जैसे सेक्शन 494 हो गया, सेक्शन 498 हो गया डॉरी के लिए, ये तो लड़कियों को याद ही करके रखनी चाहिए। मतलब मैं तो यही कहूंगी, जब भी मतलब कुछ ऐसा हो बस फटाफट काम कर दो। ठीक है, so by arguing that practices such as triple talaq and polygamy impact adversely the right of a woman to life of dignity, the center has raised the question that whether constitutional protection given to religious practices should extend to those that are not in compliance with fundamental rights। तो क्या जो हमारे पर्सनल लॉज है उनको इतनी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करे और फिर भी हम उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें पर्सनल लॉज को। ठीक है, इंडिया बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया यू नो इज सपोज टू बी लाइक सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू लाइक कोई भी रिलीजन पे या इन सब चीजों पे बात होती है, धर्म पे, इन पे धर्म जाति इनकी बात होती है, तो जो गवर्नमेंट है उसको काफी सेंसिटिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्या रिलीजियस पर्सनल लॉज है उनको इतनी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो। ठीक है, तो बेसिकली यही केसेस आते हैं जहां पे वुमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, और इन्हीं वुमेन के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, डाइवोर्स के केस में, अडॉप्शन के केस में, ठीक है, इनहेरिटेंस के केस में, और अब तो LGBTQ का जो है सेक्शन है उनके लिए भी, तो तभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो जरूरत है वो महसूस होती है। ठीक है, ना मूविंग अहेड, तो जो यूसीसी है उसमें मतलब क्या हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स क्या है बेसिकली। सो यूसीसी वर्सेस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो आर्टिकल 25 वी ऑल नो, आर्टिकल 25 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, वो हमें दैट आर्टिकल 25 ग्रांट सिटीजन्स ऑफ इंडिया राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, practice and propagation of religion. Article 26 clause B, every religious denomination or any section shall have the right to manage its own affairs in matters of religion. Article 29 protection of interest of minorities। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो तो आपको ये 3 आर्टिकल्स तो हमेशा जहन में रखने ही हैं। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो तो बिना फैक्ट्स के हवा में बातें नहीं कर सकते। ठीक है, फैक्ट्स तो आपको लिखने ही लिखने हैं, उसके बाद में बाकी का ज्ञान बाद में। ठीक है, तो किस जो भी कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है उस पे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, तो वो तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी ही है। तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 क्लॉज बी एंड आर्टिकल 29। ठीक है, तो माइनॉरिटीज के राइट हो गए, रिलीजियस डिनोमिनेशन को जो राइट दिए जाते हैं, ठीक है, और जो इंडिविजुअल को राइट दिए जाते हैं टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। ठीक है, तो यूसीसी There are practical difficulties due to religious and cultural diversity in India. So we all know कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। ठीक है, यूसीसी is often perceived by the minority as an encroachment of religious freedom। ठीक है, यूसीसी को ऐसा माना जाता है कि जो माइनॉरिटीज है लाइक मुस्लिम्स, तो उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम है उनका हनन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, इट इज ऑफन रिगार्डेड एज इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन पर्सनल मैटर्स ऑफ माइनॉरिटी। Experts often argue that the time is not ripe of Indian society to embrace UCC, and experts का ऐसा मानना है कि अभी भी इंडियन सोसाइटी में वो टाइम नहीं आया है कि हम यूसीसी को लाया जाए। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, अभी भी इंडियन सोसाइटी में ऐसा टाइम नहीं आया है, जो कि सही भी है, क्योंकि अभी काफी लोग काफी भड़क जाते हैं, मतलब जब भी धर्म की ऋण की बात हो। ठीक है, अब यूसीसी के फेवर में क्या क्या बातें हैं, ठीक है, क्यों लेके आना चाहिए, बिकॉज UCC provide equal status to all citizens. It would promote gender parity in Indian society. UCC would accommodate the aspirations of the young population who imbibe liberal ideology, and its implementation would thus support the national integration. ठीक है, तो सबसे पहला तो जेंडर पैरिटी का ही केस है। ठीक है, क्योंकि वुमेन के साथ में ही स्पेसिफिकली डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो जेंडर पैरिटी आएगी इससे।
ठीक है। और जो भी लोग हैं जो पहले वुमेन के साथ में गलत करते हैं और उसके बाद में पर्सनल लॉज में वो ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं जहां पे जिनका यूज करके पर्सनल लॉज को मैनिपुलेट करके फिर उनको मैनिपुलेट करके प्रोटेक्शन पाने की कोशिश करते हैं, उनको फिर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी पर्सनल लॉज में। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, अगर वो वुमेन के साथ में कुछ गलत करते हैं तो उनको उसकी सजा मिलेगी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, वो पर्सनल लॉज को मैनिपुलेट करके अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होता है, तो वे फॉरवर्ड इसका काफी इंपॉर्टेंट है। तो इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ रिलीजियस इंटेलिजेंसिया, ठीक है। अभी अगर जैसे हिंदी में कहावत भी होती है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो जब आपको पता है कि आपकी जो जनता है वो धर्म के नाम पर एकदम भड़क जाती है, तो जो धर्म गुरु है, जो समाज के ठेकेदार है, जो रिलीजियस इंटेलिजेंसी है, उनको यूज करना चाहिए कि वो लोगों को कन्विंस करे, ठीक है। और उनके अगर आपको कोई चीज किसी भी धर्म के लोगों को समझानी है तो आप वो धर्म से एग्जाम्पल उठाएं और लोगों को दिखाएं कि देखो पहले भी ऐसा ही होता था, देखो ये धर्म में ये बात लिखी हुई है, देखो ये चीज हमारे वेदों में लिखी हुई है, देखो ये हमारे धर्म में ऐसा होता है, या देखो राम जी ने ऐसा किया था, कृष्ण जी ने ऐसा किया था। मतलब अपने धर्म से उठा के लोगों के सामने वो बात रखो, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हाँ हमारे पर्सनल जो रिलीजियस राइट्स है उनका इंक्रोचमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो रिलीजियस इंटेलिजेंसी है उनका यूज करना चाहिए कि वो लोगों को कन्विंस करे, ठीक है, ना कि ये एकदम से ले आए सडनली। ऐसे में तो कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। So a good environment for the UCC must be prepared by government. Social harmony and cultural fabric of our nation must be the priority. By taking the best practice, और एक ही रिलीजन को नहीं थोपना चाहिए, हर रिलीजन की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाके कंसोलिडेट करके एक यूनिफॉर्म होमोजीनस लॉ अप्लाई होनी चाहिए, जिसमें सभी रिलीजन्स के पर्सनल लॉज के अच्छा कंटेंट उठा के एक साथ में लेके आए, ठीक है। एंड 2018 में जब गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ कमीशन को इस पे रिसर्च करने को बोला, तो लॉ कमीशन ने एक 185 पेजेस का एक कंसल्टेशन पेपर डिलीवर किया, एंड उसमें इट वाज स्टेटेड दैट यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, ठीक है। तो 2018 लॉ कमीशन का क्या कहना था कि ना ही तो जरूरी है और ना ही डिजायरेबल है। इस स्टेज पे द रिपोर्ट रेकमेंडेड दैट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स विद इन अ पर्टिकुलर रिलीजन एंड इट्स पर्सनल लॉज शुड बी स्टडीड एंड अमेंडेड। तो उनका कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मत लाओ, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया, ठीक है, या डाइवोर्स में जो भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है उनको अमेंड कर दो, ठीक है। द कमीशन सजेस्टेड यूनिफॉर्म मेजर्स इन marriage and divorce that should be uniformly accepted, like fixing marriageable age for boys and girls, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मत लाओ, कुछ जो भी रूढ़िवादी और ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अमेंड करो, उनको चेंज करो। जैसे कि हिंदू में हमारे तो ऐसा होता है हिंदूज में कि 18 और 21 मैरिजेबल एज फिक्स कर रखी है, अगर उससे कम में करते तो उसको चाइल्ड मैरिज कहा जाएगा। बट मुस्लिम्स में क्या होता है कि प्यूबर्टी है, कि अगर प्यूबर्टी की एज के बाद में शादी कर सकता है, जो कि शायद 13-14 साल के बाद में वहां शादी हो जाती है। तो ऐसी लॉ ले आओ, ठीक है, कि जहां पे मैरिजेबल एज देखो फिक्स कर दी बॉयज एंड गर्ल्स की, तो ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस करो। एंड मैरिजेबल एज फिक्स कर देना, तो इसमें तो कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ हमारे जो पर्सनल लॉज है, हमारे पर्सनल रिलीजियस लॉज है, उनका हनन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, and of course if you found this video informative then do share with your friends, and yes, if you like my video then do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel, which is Deep, Strong and Permanent Dream IAS. And yes, take care, bye bye, see you soon in the next video.